अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। मुल्क में गर्मी बढ़ते ही महंगी बिजली गायब होने लगी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया है। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शॉर्टफॉल 6160 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जबकि मुल्क में इस वक्त बिजली की तलब 26,000 मेगावाट, जबकि बिजली 700 की मजमूई पैदावार 20,540 मेगावाट है। बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। तो हमारा सवाल आज का पहला ये है कि क्या आवाम के लिए गर्मियां मुश्किल साबित होने वाली हैं। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा जाहिद गशकोरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, असद महमूद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। ब्रिगेडियर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। हम देख रहे हैं दिन ब दिन गर्मी में भी इजाफा हो रहा है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर 40 से 45 और इससे भी ऊपर जा रहा है। देही इलाकों में हम देख रहे हैं लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है। शहरी इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है। कब जान छूटेगी हमारी इस लोड शेडिंग से? देखिए आनम, ये एक बहुत सोर पॉइंट है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि मुल्क में जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है और उसके बाद ना आपके पास गैस अवेलेबल है जिससे आप जनरेटर चलाते हैं, उसके बाद आपने कोल आपके पास है, वो एक आलूदगी की अलग मिसाल है। और जो हमारे पास एक रेडिली चीज़ अवेलेबल है उस पर कोई कॉन्संट्रेट नहीं करता। अगर हम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, गिलगित और KPK में हम सिर्फ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन करें तो विल यू बिलीव कि 1 लाख मेगावाट बिजली वी कैन जनरेट एंड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 2 to 3 रुपीज़। बट द इशू इज़ आर सेल्फिश बिजनेस कम्युनिटी जिन्होंने अपने IPPs लगाए हुए हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए हुए हैं कि उसमें आप चाहे बिजली उनसे लें या ना लें, जो रेट फिक्स हैं वो डॉलर्स में उनको मिलेंगे। आई मीन ये अपने मुल्क के साथ हमने ज़्यादतियाँ की हैं और ये हमारे हुक्मरान हैं। आई डोंट बिलीव कि ये PPA उसमें आपकी चाहे वो PTI हो या आपके PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, तो ओनली थिंग इज़ कि अवाम इन लोगों को क्यों चुन के लाती है असेंबली के अंदर? इसीलिए लाते हैं ना कि वो वहाँ पर जाके कानून साजी करें, हुकूमत बनाए और हुकूमत बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में फैसले करे और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि मुल्क में बेहतर हो। आप अभी 34 से 35 रुपये 40 रुपये बिजली भेज रहे हैं, तो कैसे ना आपकी सनत चल सकती है, ना आपके घर चल सकते हैं, ना आपकी कोई और इंडस्ट्री चल सकती है, ना आप के पास जो आपकी और डिफरेंट आपकी इंडस्ट्री है वो चल सकती हैं। तो ये कार ज़िंदगी कैसे चलेगा? और मुझे अफसोस है कि नोबडी इज़ पुश्ड। हम सर्कुलर डेट कहते रहते हैं जी 4000 अरब हो गया, फलां हो गया। भाई आपने इतने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए जिसमें आप ना चलाएं या कुछ करें, यू हैव टू पे। और नोबडी हैज मेड एन एफर्ट। चाहे आपका PTA के टाइम में उन्होंने 1-2 डैम मेरे ख्याल में बनाने की कोशिश की, जो ये बलूचिस्तान में और गिलगित में, लेकिन उसके बाद आप छोटे डैम डवीन लेवल पे बना लें, छोटे इतने डैम बनाएं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएं कि वो डिस्ट्रिक्ट की इलेक्ट्रिसिटी पूरी कर सकें। लेकिन बात यह है कि ये हमारे इंटरेस्ट हैं कि हमें पैसे चाहिए, अंडर एंड पैसे चाहिए, बिजनेस इंटरेस्ट है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। ये ऑल थिंग्स आर डूएबल। हम यही बात बार बार जो होती है कहलाते हैं कि वो चीज़ें जो हम डूएबल कर सकते हैं उसको ठीक करें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी कि आज ये नई गवर्नमेंट जब भी आती है एक मैंडेट ले, डिसाइड करें कि हमने हाइडल प्रोजेक्ट करने हैं और उससे जो बिजली जनरेट होगी वो हमको सस्ती बिजली दें, ताकि हर चीज़ कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो, आवाम खुश हो और वो गर्मी में बुरे हाल में रहें। बिल्कुल सही है। जुनैरा, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, हमने देखा है कि हुकूमतें बदलती रही हैं, लेकिन जो हमारा बुनियादी मसला है बिजली और गैस का, खास तौर पर बिजली की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो बिजली की लोड शेडिंग वैसे ही रहती है या इससे बढ़ जाती है पहले से भी ज्यादा? हम वो वक्त देखेंगे कि हम कहें कि बिजली की लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं होगी? वेल, थैंक यू अनम। मेरे ख्याल है 2-3 चीज़ों का पाकिस्तानियों ने जनरेशन टू जनरेशन बड़ी बेचैनी से हमेशा इंतज़ार किया है। उसमें एक ये है कि लाइट कब आएगी, दूसरा है गैस कब आएगी, फिर ईद कब होगी। ये हम इन्हीं चीज़ों में घिरे हुए हैं और इससे हम कब से निकल नहीं पा रहे हैं। और इसकी बड़ी साइंटिफिक सी रीज़न है, क्योंकि इस पर किसी ने काम ही नहीं किया और ये इंटरेस्ट ही नहीं है किसी लीडरशिप का कि लोगों के बुनियादी मसाइल पे फोकस करे। अब हीट वेव आई हुई है, इस वक्त शदीद हीट वेव है। आपने देखा है कहीं प्रोग्राम्स हो रहे हों, कोई अवेयरनेस कैंपेन रन हो रही हो? बिजली तो छोड़ दें, कोई यही नहीं बता रहा कि आपने प्रिकॉशंस क्या लेनी है इससे बचने के लिए। अब हीट वेव में
आपके पास बिजली भी नहीं है। अगर आप किसी पॉलिटिशियन से पूछेंगी तो वो कहेगा पिछली गवर्नमेंट ने किया है, पिछली गवर्नमेंट, या ऑपोजिशन से बात करेंगे वो कहेंगे उससे पिछली गवर्नमेंट ने किया है। तो हम एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें बने बनाए रेडीमेड हर चीज़ के हमारे पास जवाब हैं। अगर किसी टेक्निकल बंदे से पूछेंगे वो कहेगा जी डिस्को कंपनीज़ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो ठीक नहीं मैनेज हो रही, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। वो आपको नंबर ऑफ रीजंस दे देगा लेकिन हल कोई नहीं करके देगा आपको। इट ऑल बॉयल्स डाउन टू द पॉलिटिकल विल ऑफ आवर लीडरशिप। अगर किसी के पास 10-15 साल से सिंध है, अगर किसी के पास कोई 1 या 2 टेन्योर से पंजाब मुस्तकिल रहा है, या उसने 30-35 साल इन्वेस्ट किया होता सही तरह पंजाब में, तो आज हम ये डिस्कशन ही ना कर रहे होते और आज ये मसला भी ना होता कि वोट किसको जाना है। वोट उसी को जाता है जिसने डिलीवर किया होता। लेकिन क्योंकि डिलीवरी बेस्ड सिस्टम नहीं है, हमारे लोगों को भी ये समझ नहीं आती कि वोट उसको देना है जिसने कोई सिस्टम बना के दिए हो, आपको कुछ फैसिलिटेट किया हो। हम उसी झगड़े में पड़े हैं। आइडियोलॉग्स भी तो लिमिटेड है ना, आप चंद जमातें उनमें से किसी एक को वोट देना है और सब पहले तो एक जमात के बारे में कहा जाता था आजमाई भी नहीं है, लेकिन अब तो उसको भी आजमा लिया। वेल ये एक्सक्यूजेज हैं, ये एक्सक्यूजेज हैं ना, ये एक्सक्यूजेज हैं। तो अभी इससे बाहर निकलना होगा हमें। ठीक है असद महमूद साहब, यही सवाल आपसे। हुकूमतें बदलती हैं लेकिन हमारी हुकूमतों की तरजीहात जो हैं वो हमें इस तरह की नज़र नहीं आती हैं जो आम लोगों की बेहतरी के लिए हों। बिजली की लोड शेडिंग एक हमारा बुनियादी मसला है और ये अब का नहीं है, सालों से ये मसला रहा है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता हुआ देख रहे हैं। अगर हम देही इलाकों की बात करें तो और भी बुरा हाल है, घरों में मरीज होते हैं, लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं हमारे सामने। किस तरह से लोड शेडिंग से निजात दिलाई जा सकती है आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं दिलाई जा सकती। अच्छा। जब तक ये पॉलिटिकल वल्चर्स बैठे हुए इस मुल्क के अंदर, ये 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि किसी तरह का कोई छोटी सी भी ठंडी हवा का झोंका या किसी तरह कोई रिलीफ जो है वो लोगों को मिल सकेगी। अब आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी आलमोस्ट कोई 44,000 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी है। आप ये देख लें, और आपकी पीक रिक्वायरमेंट जो है ना, देखें जैसे अब ये हीट वेव का फ़र्ज़ करें जी कि वो ओके चल रहा है सिलसिला, तो टोटल रिक्वायरमेंट मैक्सिमम आप समझे 31,000 मेगावाट है ना। किया क्या इन पिछले सारे हुक्मरानों ने, इस 31,000 को मीट करने के लिए उन्होंने कहा जी कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो सिर्फ 22,000 मेगावाट है। सो दैट मीन इवन आप दुगनी पावर जनरेट कर सके हैं, लेकिन आपके पास जो आपकी लाइनें बिछी हुई हैं, जिस तरीके से आपने ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो आपकी कैपेसिटी सिर्फ 22,000 मेगावाट की है। सो दैट मीन कि 9,000 का तो स्टेट पे शॉर्टफॉल आपके पास आ गया एंड इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगले 5 सालों के अंदर भी ये सारे का सारा सिलसिला ये कर सकें। हकीकत पर मैं आपको ये बताऊँ। दूसरी चीज़ आप ये देखें, एक होता है ना नॉर्मली मुल्क के लोग होते हैं, रूलर होते हैं, उनकी कोई सोच होती है कि नहीं अब हमने मुल्क को कैसे बेहतरी की तरफ लेके चलना है। तो हम सोचते हैं कि हम ये जो सर्विस चार्जेस हैं ये मिनिमम होने चाहिए, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, या और दूसरी बातें आती हैं। हमने क्या किया कि इस वक्त मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 27,000 मेगावाट जो है ना, वो सिर्फ हम थर्मल से पैदा कर रहे हैं। आप एक और चीज़ देखें, ये नून वाले बड़े नारे लगाते थे कि जी इनका जो पिछला टेन्योर था ना 13 से लेकर 18 तक, इन्होंने कहा जी हमने 11,000 मेगावाट के जो है वो प्लांट लगाए, किससे? चाइना से कर्ज लेके। इससे हट के और छोड़ें कौन से ये इन्होंने काम किए? उन्होंने कहा जी बिजली जो हम पैदा करेंगे वो कोयले से करेंगे। कोयला किधर से आ रहा है? इंडोनेशिया से आ रहा है, और फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका से आ रहा है। यकीन माने वाई, बिकॉज हर चीज़ के पीछे इनके किक बैक्स आपको नजर आते हैं। पूरी दुनिया इज गेटिंग अवे बेसिकली फ्रॉम द कोल। हमने कहा नहीं हम तो कोल के अंदर जाएंगे। साहिवाल की मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा। साहिवाल में इन्होंने पावर प्लांट लगा दिया। साहिवाल सच इतना मैं समझता हूँ कि फर्टाइल उसकी ज़मीन है। नो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ज़रा जल्दी से कि जी 4 फसलें वहाँ पे लोग ज़मींदार वहाँ के उठाते हैं, और जब से अनफॉर्चुनेटली ये प्लांट वहाँ पे लगा है, वहाँ का ये भी फ़र्क पड़ गया। मैं आपसे ये बताऊँ कि जब तक ये जो रूलर्स हैं ना और स्लेव माइंडेड हैं तो ये चेंज नहीं आ सकता। ये स्लेव माइंडेड जब ये मॉब है ना, ये नेशन तो हम लोग हैं कोई नहीं, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं और आप यहाँ बैठे डिस्कस करते रहेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चले सही है, पॉइंट आ गया। जाहिद गशकोरी साहब, लंबे लंबे बिल आ जाते हैं, नहीं आती तो बिजली नहीं आती, कब आएगी बिजली? देखिए आनम, जब आपने इस सवाल को रखा
तो सरकारी जो सर्वे आया है उसमें एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ कि बिजली का जो निज़ाम है लोड शेडिंग का, वो 2028 तक कोई लोड शेडिंग, ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं हो सकती पाकिस्तान में, अगर हुकूमत 4 साल तक जो आने वाले हैं कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करे और जो अपना प्रोडक्शन का जो निज़ाम है और कैपेसिटी का उसको बेहतर करे, तब जाके 2028 में जब भाषा डैम और दासू डैम वगैरह या सुकी किनारी और जो 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं मुकम्मल होने की उम्मीद है, ये टाइम पे पूरे हों, तब पाकिस्तान में ज़ीरो लोड शेडिंग हो सकती है, जो इस वक्त नामुमकिन नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि डाउनफॉल है पाकिस्तान में। थर्मल जो है वो 63% पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था, प्रोडक्शन करता था, वो 57% पे आ चुका है, कम बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। तरबेला में इस वक्त 1400 मेगावाट बिजली, क्योंकि तरबेला पे काम हो रहा है, वो प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं आ रही बिजली की, वो जब तक मुकम्मल नहीं होता तो ये कमी रहेगी। इसके अलावा नेचुरल गैस से पाकिस्तान बिजली बनाता है 12%, वो कम होके अब 7% तक रह गई है, और नेचुरल गैस पाकिस्तान में वैसे ही तकरीबन ख़त्म हो रही है। फिर आप देखिए हाइड्रो जो हम बात कर रहे हैं वो 28% से कम होके 21% तक आ गई। ये सरकार के अपने अदादो शुमार हैं जो अलार्मिंग साइन दे रहे हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग अब 12 घंटे से बढ़ के शायद 16 घंटे हो जाएगी। ये वो अदादो शुमार हैं। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, जिस तरह मेरे कोलीग्स ने एक डेटा दिया है, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रोडक्शन ज़ाहिर है वो सरकारी वो 41,300 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है, और 32,000 पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है सिस्टम में, और 64% इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है। सही है। तो इस पर कोई अमल दरामद और जो 2500 अरब रुपए का जो मुख्तलिफ कर्जे हैं, सर्कुलर डेट है, इर्द गिर्द निज़ाम है, और IPP जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा वो एक अलमिया बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लैंडमार्क एक जजमेंट दी थी, कई सौ अरब रुपए सरकार को वापस आने थे, लेकिन हुकूमत ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो रिकवरीज नहीं हो रही हैं। और आप ठीक है, सही है, सही, आपका पॉइंट आ गया जाहिद साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक तो बड़ी वजह है पैदावार में कमी, इस वजह से बिजली की जो डिमांड है उसको मीट नहीं किया जा रहा, लेकिन दूसरी एक बड़ी वजह है बिजली का चोरी होना। उस पर भी हमने नहीं देखा कि हुकूमतों की कोई तवज्जो रही हो, उस पर कोई काबू पाया जा सके। बिजली चोरी को रोकना हुकूमतों के लिए, तमाम हुकूमतों के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा है अभी तक? अनम, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको ना कर सकें। इट्स ओनली पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व कि आपने बिजली के लाइन लॉसेस कैसे कंप्लीट करने हैं, एंड देन हु इज रिस्पॉन्सिबल। सही है, यही हम सब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इस पर रिस्पॉन्सिबल है, किस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जानी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। जुनैरा, यही सवाल आपसे भी कि एक तो हम ये कह रहे हैं कि पैदावार में कमी है, वसाइल कम है पाकिस्तान के पास, और हमारी जो तलब है वो ज्यादा है, इस वजह से ये बड़ा गैप आता है। लेकिन जहां पर हम काबू पा सकते हैं, जहां पर हमारी अपनी गफलत है, हमारे हुक्मरानों की अपनी गफलत है, इदारों की अपनी गफलत है, उसको भी नहीं देखा जाता है। बिजली चोरी को नहीं रोका जा रहा। बिजली चोरी को आप कैसे रोकेंगे? चलिए, गरीब तो कर रहा है कि वो बिल नहीं देना चाहता, इतने बिल आ जाते हैं और वो सब कर रहे होंगे बिजली चोरी, बट व्हाट अबाउट द फैक्ट्रीज जो ऐसा कर रही हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ ऐसा कर रही हैं, और आपके ख्याल में क्या जो उस इलाके के SDOs हैं या उस इलाके के जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, बिजली को जो मैनेज कर रहे हैं, लेस्को वगैरह, डिस्को कंपनी, उनको पता नहीं है कि दिस इज़ हैपनिंग? और कब से लोगों के पैसे लगे हुए हैं, लोगों को रिश्वतें दे के खामोश किया गया, पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे करप्शन का। तो जब सबकी रोजी लगी हुई है और आपकी जो गवर्नेंस जिन लोगों ने करनी है उनका इंटरेस्ट नहीं है कि लोगों का लाइफस्टाइल और बेसिक नीड्स को एड्रेस किया जाए, तो हम सिम्टम्स पे जितनी मर्जी बात कर लें, जो असल डिजीज़ है जब तक उसका क्योर नहीं होगा, किस तरह मामला हल होगा? अगर अभी जिस तरह जाहिद बात कर रहे थे कि सुकी किनारी और भाषा और ये डैम्स टाइम पे कंप्लीट हों, इट इज़ अ बिग इफ़।
अगर ये टाइम पे कंप्लीट हुए, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आते हैं और जिस तरीके से इदारों के सरबराहान को चेंज किया जाता है अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने के बाद, नए आने वाले की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, फिर उसके बाद जो एकॉर्ड्स हुए होते हैं, जो MOUs साइन हुए होते हैं कंपनीज़ के साथ, वो चेंज कर दिए जाते हैं। ये इतनी एक लंबी लिस्ट है चीज़ों की जिसमें डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़ इज़ अ बिग थिंग, और वो पॉलिसी शिफ्ट हर गवर्नमेंट के साथ आता है। तो इतना स्विफ्ट चेंज के साथ कौन से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके सेक्टर्स में, और कोल से शिफ्ट करना टू सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, और वो ग्रीन एनर्जी जिस पे दुनिया जा रही है, और हम क्लाइमेट जस्टिस की बात भी करते हैं बट वी आर डूइंग नथिंग। तो ये तो इतनी बड़ी डिबेट है। आई विश के इसके ऊपर पाकिस्तान में जेनेवा में तो कॉन्फ्रेंस करने चले जाते हैं हमारे वज़रा। आई विश आप यहाँ बैठें, यहाँ कॉन्फ्रेंस करें, पहले अपने लोकल मसाइल को एड्रेस करें, फिर दुनिया के साथ बैठ के जितनी मर्जी आप बड़ी बड़ी बातें कर लें। तो ये इश्यूज लोकल लेवल पे एड्रेस करने की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टी ने भी नहीं किया, और किसी की ऐसी प्रायोरिटी भी हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है जुनैर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी देखें, उसमें मैं ये बात कर रहा था कि ये डूबल थिंग जो है ना, वो तो हम कर सकते हैं कि लाइन लॉसेस, उसके बाद ये जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए किसी को तो अकाउंटेबल करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नर, एक हुकूमत चलाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। गुड गवर्नेंस, नंबर 2 हर एक की मेरिट पे पोस्टिंग करें, नंबर 3 के जीरो करप्शन, और जीरो अगर करप्शन हो तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। चारों चीज़ों का फुकदान है। अगर इमीडिएट करने तो आप एक शॉर्ट टर्म बनाएं प्लान, एक लॉन्ग टर्म बनाएं। शॉर्ट टर्म में आप छोटे डैम बना लें हाइड्रो के, आप KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, इवन कोयटा के अंदर आप बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के ऊपर बना ले, वो बिजली खुद ही जनरेट करेंगे, और वो कॉस्ट ही नहीं कोई इसकी है। बड़े डैम चाहे दासू डैम है, ये जितने डैम्स हैं वो तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन इमीडिएटली इसको करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो वॉल्चर्स हैं हमारे, ये IPPs वाले, इनको निकालें, जिसके भाई आपके पास जनरेशन इतनी ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? नंबर 1 रीज़न है कि आपके फ्यूल नहीं है, यू डोंट हैव डॉलर्स टू बाय, दैट इज़ द रीज़न कि आप ये काम कर रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है। अवाम पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए ये एनिमल्स हैं, और ख़ास तौर पर गरीब अवाम जो पाकिस्तान में आई थिंक 85% है, 90% है। ये हुकूमत उनके लिए काम करने के लिए नहीं करते हैं। लाइन लॉसेस हो रहे हैं, क्यों नहीं रिकवर करते? क्यों लाइन चेंज नहीं करते? KLT कंपनी प्राइवेट कंपनी है ना, करें उसको कि कराची में प्रॉब्लम करें। इतना जुल्म है कि अगर एक का कुंडे डले हुए हैं तो दूसरी साइड में जो बेचारे बेक कह रहे हैं उनको भी नहीं देते हैं। तो आई थिंक ये दो हैं, ओनली थिंग वी हैव टू प्लान इट। बिल्कुल ठीक है। असद महमूद साहब, कल हम बात कर रहे थे, सरमायाकारी के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो ये सरमायाकारी में एक आपको नहीं लगता कि एक बड़ी रुकावट है बिजली का ना होना, कारखानों का, फैक्ट्रियों का बंद हो जाना? तो लोग कारोबार कैसे करें अगर बिजली नहीं मिलेगी तो? देखिए, एक मैं आपसे अर्ज करूँ कि सपोज इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और मुझे पता हो कि बिजली का जो रेट है दैट इज़ 40 रुपीज़ पर यूनिट, इवन प्लस ऑफ दैट, और प्लस मैं जितने यूनिट खर्च करूंगा वो बिल उतना ही ज़्यादा आता जाएगा। तो प्लीज़ माफ़ रखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। कल का जैसे हमने डिस्कस किया जी कि बिल्कुल इकॉनमी को फैसिलिटेट करने के लिए, और फिर साथ ही जो इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमें काम करने के लिए, मेरा ख्याल है हमें सबसे पहला काम तो इन सर्विसेज के ऊपर एक लिहाज से करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ये IPPs का देखें ना, IPPs के अंदर कौन कौन लोग हैं, इसके ऑनर्स कौन हैं, इनका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक आता है। और मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी क्रिमिनलिटी पीपल्स पार्टी ने और फिर नून लीग ने की है, IPPs के साथ इन्होंने इस रेट्स के ऊपर और इस तरह के टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। आप जब इनको तफसील से पढ़ें तो आदमी के होश गुम हो जाते हैं कि इस दिस अ पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि अपने लोगों को बिजली इस तरीके से मुहैया करने जा रही है। एक और चीज़ देखिएगा, इन्होंने, हम बड़ा जोर करते थे ना, CPEC आ गया, इट इज़ अ गेम चेंजर, इट इज़ अ लाइफ चेंजर फॉर पाकिस्तान। और किया क्या हमने उसके अंदर? 37 बिलियन US$ जो है वो हमने झोंक दिए 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने के अंदर। उसमें हम कोल लेकर आए, उसमें गैस लेकर आए, उसमें हम वो लेकर आए थर्मल। मतलब हमने बाकी किसी चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं किया। एंड माइंड यू, टिल सच टाइम आपके पास इस तरह की पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एंड देन इस तरह का सब स्टैंडर्ड जो आपको ब्यूरोक्रेसी नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर। हम हर वक्त इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करते हैं, वो तमाम लोग, वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर बैठे हुए हैं, जो इन सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं, दे आर इक्वली क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। ये जो कुछ आज पाकिस्तान सारा सफ़र कर रहा है, 6-6, 8-8 घंटे की अगर
पिंडी जैसे शहर के अंदर आप समझते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, देहातों के अंदर ये 12 घंटे पे एक लिहाज से चली गई है, तो यू कैन मेक आउट कि हमारा आगे क्या है और किस तरीके से बाहर का इन्वेस्टर आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल तो सही। मैं ये आपसे अर्ज करूं, हमें किसी सूरत के अंदर भी, अभी ब्रिगेड साहब ने तज़किरा किया थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक का, मतलब के इलेक्ट्रिक ने जितने जुल्म कराची वालों के साथ किए, जिस तरह उनके बिल्स आ रहे हैं, आप यकीन माने कराची वालों से पूछें आपकी अकल दंग रह जाएगी कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये सारे के साथ डील की है। सही, आपका पॉइंट आ गया जाहिद साहब। हम एक बुनियादी मसला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे दीगर मुमालिक हैं, जो आस पड़ोस के मुमालिक हैं, वो किस तरह से इस तरह के चैलेंजेस को डील करते हैं। बांग्लादेश की बात करें, भारत की बात करें, वहां पर क्या ये वाले मसाइल नहीं है जिस तरह यहाँ पर हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमारे हुक्मरान उनसे ही कुछ सीख लें। देखिए वहाँ पर मसाइल थे, हैं भी हैं, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से इन मसाइल का एड्रेस इनको किया है, इनका ढूंढा है। पाकिस्तान में इस वक्त 36% इंडस्ट्री जो है एनर्जी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से बंद पड़ी है, और गुज़श्ता 3 महीने से 400 और 4 लाख से ज़ायद हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान में जहाँ पर बिजली दस्तयाब नहीं है, जिसमें अनम मेरा गांव भी शामिल है डिस्ट्रिक्ट लिया में, जो कि नशेबी इलाका है। आज 2023 में वहाँ बिजली नहीं है, बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये 4 लाख हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा पाकिस्तान के वफाकी 172 ऐसे इदारे हैं जिन्होंने बिलिंग पे करनी है। 1182 सूबों के गवर्नमेंट के इदारे हैं। 51 अरब रुपए के ये डिफ़ॉल्टर हैं अब जिन्होंने बिल पे करना है, और कई वजारतें हैं यहाँ वफाक में, इस्लामाबाद में, जो कि डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, बिल अदा नहीं कर रही हैं। और ख़ुद गवर्नमेंट के इदारे, और करप्शन इतनी ज़्यादा है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए एनर्जी की और IPPs की, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना नज़र आएगा, मफादात का टकराव के हुकूमत में ताकत में बैठे हुए लोग इन्हीं IPP से बराह रास्त या बिलवास्ता जुड़े हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ख़ुद हुकूमत के तवस्सुस से सारी चीज़ें हासिल करके हुकूमत को बिजली बेची जा रही है। और ये जब तक गुज़श्ता 12 साल का जो ये मलबा है ये साफ़ नहीं होगा, जहाँ मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर हैं जहाँ पर चोरी का रेशो बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त लोड शेडिंग 18 घंटे है, जब तक ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान में ये निज़ाम का ठीक होना ज़रूरी है। अगर लोड शेडिंग का खात्मा हमने देखना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिशें आखिरी दिनों में भी जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रांस में IMF के MD से मुलाकात हुई है, जिसमें प्रोग्राम की बहाली के हवाले से गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के पास IMF के साथ मुआहदे के लिए वक्त इंतहाई कम है, क्योंकि 30 जून को प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। हमारा सवाल यह है कि क्या IMF प्रोग्राम की बहाली का इम्कान है? ब्रिगेडियर साहब, इस सवाल पर जाने से पहले मैं ये जो इसहाक डार के साथ अभी आज जो वाकया उनके साथ रिपोर्टर के साथ हुआ है, हम ये देखते हैं लंदन में जब इसहाक डार होते हैं तो बिल्कुल टोन उनकी मुख्तलिफ होती है। वहां पर जब कोई उनसे सवाल करता है, चाहे राह चलते हुए सवाल करे, वो आगे से कहते हैं कैन आई हेल्प यू, लेकिन यहाँ पर जब सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं और बार बार करते हैं और IMF प्रोग्राम के हवाले से अपनी लिमिट्स में रहकर वो सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसहाक डार का जो रवैया है वो भी हमने देखा है, वो उनका मोबाइल छीन रहे हैं और आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे, गुस्सा कर रहे हैं। देखें अनम, बात यह कि जब आपके पास परफॉर्मेंस ना हो, आपने डिलीवर ना किया हो, नारे इतने लगाए हो कि मैं जहाज में बैठा हूँ और $10 का रुपए कम हो गया है, फिर मैं IMF बढ़ता हूँ, जानता हूँ मैं डील करता रहूँ, मैं ये कर लूँगा, देन आई एम नॉट पुश्ड अबाउट देम। जब ऐसी बातें करें और देन यू आर नॉट सक्सेसफुल, तो दिस शोज फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट। और ये कौन सा तरीका है कि एक जर्नलिस्ट अगर आपसे सवाल कर रहा है कि जी आपको मुआहदा हो जाएगा, नहीं होगा, तो आप अपने सिक्योरिटी स्टाफ को करेंगे मोबाइल छीन के तोड़ दो। आई मीन ये हाइट ऑफ बदतमीजी है। ये पता चलता है कि ही फील दैट ही इज इंडिस्पेंसिबल, वेयर एज ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स। ये लोगों को रियलाइज करना चाहिए। और सेकंड ये है कि आपने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया।
आप अभी कभी अमेरिकन एम्बेसडर से प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, कभी एमडी से बात कर रहे हैं, फिर एमडी से फ्रांस में मुलाकात भी हुई है IMF वर्ल्ड बैंक के। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते हैं, यू हैव टू जस्टिफाई। उनकी रिक्वायरमेंट वेरी सिंपल है कि अपने आमदन बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर कम करें, जो एक आम रिक्वायरमेंट है। आपने कोई एक्सपेंडिचर कम नहीं, आप अभी जहाज़ में यहाँ के लेके गए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर का जेट जहाज, जिसमें 4-5 स्पेशल जो हर वक्त आपके नजर आते हैं वो जाते हैं। वाई डू ट्रैवल, वहाँ जाके जो एक्सपेंडिचर होता है आपको एयरपोर्ट के, वो इनको पता है। उसके बाद 7 स्टार होटल में ठहरते हैं। आप क्यों नहीं ये पैसेंजर प्लेन से जाते हैं और वहाँ जाके एक नॉर्मल 5 स्टार होटल में रुक लें और कम खर्च करें। अय्याशियाँ कम नहीं करनी, जो ड्यूरेबल हैं वो नहीं करने, और मिन्नतें करनी है दूसरों की और मुल्क का बदनाम करना है। अभी क्या वो कर रहे हैं, उन्होंने सब ने, आपके फ्रेंड ने कह दिया IMF वर्ल्ड प्रोग्राम ले लें, हम आपको लोन देते हैं। नंबर 2, वी विल डू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। जो भी आज आपने देखा कि एक इन्वेस्टमेंट हुई है टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर कि जी $1.8 बिलियन का, वो कह रही वी विल रन दिस एडमिनिस्ट्रेटिवली। लाइकवाइज 20-22 बिलियन डॉलर्स के वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बट देन द प्रॉब्लम इज कि ब्रिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स। आप इन्वेस्टमेंट फ्री एनवायरनमेंट कर रहे हैं, आपको यहाँ की कंसिस्टेंसी है, कोई इनको सिक्योरिटी है, इसलिए उन्होंने अब एक नई काउंसिल बनाई है जिसमें मिलिट्री के भी सीनियर ऑफिसर होंगे, वो ओवरऑल कोऑर्डिनेट करेंगे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट वाले आके कहते हैं हम उस वक्त करेंगे, हमें आर्मी से डील करेंगे, आर्मी से जॉइंट वेंचर करेंगे, बिकॉज दे नो कि आर्मी। तो इसलिए ये चीज़ें हमें ज़रूरत है करने की। ये नहीं समझते, ये ऐसे लोगों को, मुंशियों को खुदा के लिए निकालें, किसी और अच्छे फाइनेंस को लेकर। बिल्कुल सही है। असद महमूद साहब, पहले तो यही जो इसहाक डार का रवैया है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, जिस तरह से सहाफ़ी के साथ उन्होंने सलूक किया है? और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब काफ़ी कोशिशें भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि IMF प्रोग्राम की बहाली का कोई इम्कान है? देखें, जो इसहाक डार का रवैया है, इसहाक डार से हट के बाकी लोगों को भी देख लें जो स्पेशली PDM के गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। नॉर्मली ये कुर्सी का नशा बड़ा ख़राब होता है और आदमी की तबीयत ख़राब कर देता है। आदमी समझ नहीं आता, वो कहता है पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूंगा। और इसहाक डार का आई फील के एक होता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन एक शख्स को है, एक तो फेल होने की, ही इज़ अटर फेलियर आई वुड से। और पाकिस्तान के अंदर जितना इकनॉमिकली जो टर्मोइल अब आया है, इससे पहले भी आता रहा है। नो, दिस मैन इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल एंड आई कॉल हिम कि ये इकनॉमिक हिटमैन है ऑफ वेस्टर्न पावर्स। मैं आपसे बताऊं, ये बिल्कुल, इसको आप इसकी तहकीक कर लें, यू विल रीच टू दिस कंक्लूजन। हर फैसला वो किया विच वाज अगेंस्ट द पाकिस्तान। मैं आपसे बताऊं, हमारी तो बदकिस्मती है ना, 1950 में हम चले गए गुलामी के अंदर। गुलामी किसकी थी? IMF की थी। थोड़ा सा हमने कर्जा लिया, 23 प्रोग्राम हम एक लिहाज से कर चुके हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस गवर्नमेंट ने 14.25 महीने, ये 14.5 महीने के अंदर काम क्या किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पैसे भेजते थे उसके अंदर रफली कोई 4-4.25 बिलियन की कमी आई है। क्यों कमी आई है? बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन अनॉइंग द पीपल, लोगों को नाराज़ करने के अंदर। पीछे उनको आज हम तो आपके पीछे अपनी FIA डाल देंगे, यानी मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क है, अमन अमान का, बाकी सारी चीज़ों का। ह्यूमन स्मगलर्स बाहर जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। प्रोग्राम की बहाली का इम्कान नजर आ रहा है? नहीं, मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ। तो एक तो 4-4.25 बिलियन का आपने वो फर्क डाला। एक्सपोर्ट आपकी कम होगी। क्यों कम होगी? आपकी फैक्ट्रीज बंद होगी। क्यों फैक्ट्रीज बंद हुई? आपकी बिजली आपने महंगी कर दी। क्यों महंगी की? बिकॉज IMF की कंडीशनैलिटीज को पूरा करना था। दिस गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द IMF। इसके बावजूद भी IMF ने इनको, जिसको कहते हैं नाक से लकीरें निकलवा दी, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। इस वक्त भी ही हैड अ मीटिंग टुडे IMF की जो MD है उसके साथ, कि जी अपना व्यू पॉइंट दिया, जी हमने ये कर दिया, हमने सारी चीज़ें पूरी की और आप हमें कर्जा दें। और उसके अंदर उसने बात की, उनकी जो MD है उसने कहा जी कि हाँ हम देख रहे हैं, हमारा अपना भी एक व्यू पॉइंट, हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आज देखें ना, आज 22 हो गई, 8 दिनों के अंदर डू यू एक्सपेक्ट कि इनको 1.2 या 1.1 बिलियन एक लिहाज से देंगे? और ये EFF जो प्रोग्राम है, ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जुनैरा, एक तो ये IMF का मामला इतना लटक क्यों गया? अगर ये इसका हल निकलना था तो अभी तक निकला क्यों नहीं? इस नहज पर क्यों आ गया? आखिरी तारीखें चल रही हैं, 30 जून को प्रोग्राम ये खत्म होना है, अभी तक हम कशमकश में हैं कि बहाली होनी है नहीं होनी। वेल आई थिंक कोई भी और मुल्क होता तो ये एक क्रिमिनल बिहेवियर समझा जाता हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का
और इस गवर्नमेंट का, और कोई ना कोई इतना मॉरली रिस्पॉन्सिबल होता कि वो रिज़ाइन कर देता इस पोर्टफोलियो से। बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। पाकिस्तान में तो जो एक दफ़ा किसी कुर्सी पे बैठ जाता है वो समझता है कि जब तक आखिरी तारीख नहीं आती मैं इस कुर्सी का जो फ़ायदा उठा सकता हूँ, जो स्क्वीज़ कर सकता हूँ वो कर लूँ। और आपने बिहेवियर देखा है उनका कि वो किस तरह अपना ही लूज़ हिज कूल सो हाईली हर जगह, किसी भी वक्त। कभी वो टीवी पे गुस्से में आ जाते हैं, आज उन्होंने एक सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज़ दिस? और सिर्फ इसी पे मॉरली उनको जो है साइड पे हो जाना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आती हम कहाँ लाइन ड्रॉ करें कि कोई तो वजह हो कि कोई बंदा इस सीट पे बैठे, क्यों बैठे, डिलीवर भी नहीं कर रहा। ऊपर से वो कभी स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं हम जियो पॉलिटिक्स की नज़र हो रहे हैं, फिर IMF से की हुई हर बात के अगेंस्ट जाके वो बजट पेश करते हैं, उसमें सब्सिडीज़ भी देते हैं। फिर द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग अस। आप अपना प्रिविलेज बिल देख लें जो सेनेट का पास हो रहा है, सुपर टैक्स को रिवर्स करने की बात हो रही है कि क्यों आपने अमीरों पे टैक्स लगाया। सो हर चीज़ रिवर्स में है, तो आप सिग्नल्स उनको ये दे रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं और हमें अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाना है एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। तो आपके ख्याल में एक जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आएगा? सो ये IMF को जो सिग्नल्स देते रहे हैं वो इतने नेगेटिव हैं कि सारा कसूर इनका गवर्नमेंट का है। 14 months इज़ इनफ अ टाइम टू करेक्ट द कोर्स इफ़ यू वांट टू डू इट। लेकिन अगर ये अभी तक नेगोशिएशन टेबल पे भी नहीं उन्हें ला सके तो दिस इज़ अटर फेलियर। एट द सेम टाइम अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए साथ साथ आप बयानात देते हैं कि चाइनीज़ हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो तो हमेशा से हमारे आहनी ब्रादर हैं, वो हमें हेल्प कर देंगे, कतर हेल्प कर देगा, UAE हेल्प कर देगा। ये नहीं बता रहे कि वो कंट्रीज़ भी कह रहे हैं कि आप पहले अपने क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करें। सो झूठ पे खड़ी हुई है ये इमारत, देखते हैं कब तक चलता है। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, एक तो ये जो बिहेवियर था इसहाक डार का, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? आवाम को बिलाखिर ये नुमाइंदे जवाब दे तो हैं, अगर आपसे सवाल किया जाता है तो ये बिहेवियर तो किसी सूरत पर काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको IMF के प्रोग्राम के बहाल होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? अनम, मुझे नहीं लगता कि 30 जून तक ये जो 9th रिव्यू है पाकिस्तान को कामयाबी मिले। और इसहाक डार जो टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, पूरी PDM हुकूमत के जो 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और 14 महीने से उन्होंने हुकूमत संभाली है। और जो फाइनेंशियल हिटमैन इसहाक डार जो स्पेशली लंदन से आए और उन्होंने ये दावा किया कि बहुत सारी चीज़ें कुछ अरसे में ठीक हो जाएंगी। जो 8 पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको 30 सेकंड में या 1 मिनट में उनका ऑपरेशन करके बताऊं। पहला जो प्लाजेस थे कि फ्रेंडली कंट्री से पाकिस्तान को बहुत कुछ मिल जाएगा, चाइना से, UAE से, सऊदी अरेबिया वगैरह से। इसहाक डार को या PDM की हुकूमत को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। दूसरी, डॉलर जो है उन्होंने कहा बहुत नीचे आ जाएगा, वो हर आए दिन के साथ अभी तक ऊपर जा रहा है, इसमें कामयाबी नहीं हुई। CPEC रिवाइव नहीं हुआ प्रैक्टिकली, अगरचे चाइना से प्लाजेज आई लेकिन प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा 14 महीने में कि कोई बड़ा मेगा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हो। इसके अलावा इन्फ्लेशन 19% से बढ़ के 41% तक पहुंचा है 14 महीने में। फिर आप बजट देखिए, तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का खसारे, जो इंतहाई खसारे का बजट है, जो कि एक तजर्बाकार फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद पेश किया है। फिर आप देखिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कुछ तवक्को की जा रही थी, अभी तक कोई उम्मीद ही नहीं है कि आएगी। अगर इन्हीं सारी चीजों पर लास्ट बात यह है कि ठीक है 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स के जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी भेजा करते थे उसमें कमी आई है। और ये रिकॉर्ड खसारा है जो पाकिस्तानी भेजते हैं पाकिस्तान पैसा, उन्होंने ट्रस्ट शो नहीं किया इस हुकूमत पर। ठीक है जाहिद साहब, आपका पॉइंट आ। ब्रिगेडियर साहब, IMF प्रोग्राम अगर बहाल नहीं होता तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ये गारंटीज हमारे फ्रेंडली कंट्रीज ने दी हैं, बट द ओनली थिंग इज वी हैव टू शो समथिंग। ठीक है जुनैरा, यही सवाल आपसे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है IMF प्रोग्राम अगर नहीं बहाल होता? डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा फॉर पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी।
प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जाहिद गशकोरी साहब, बज़ाहिर लगता है डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान नहीं करेगा, बट इट्स वॉकिंग ऑन द वेरी टाइट रोप। ठीक है, असद महमूद साहब आपका क्या कह रहा है? रोज रोज के मरने से ना एक दिन मरना बेहतर होता है। डिफॉल्ट कर जाए क्या फर्क पड़ जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आपको लगता है करेगा हम या नहीं? इससे ज्यादा बुरे हालत में नहीं जा सकते। एंड लेट पाकिस्तान गो ऑन डिफॉल्ट पे, फॉर गॉड से कोई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई यहाँ पे आसमान ने गिर जाता। हकीकत में मैं आपको बताऊं, सो मेनी अदर कंट्रीज हैव डिफॉल्ट, हम डिफॉल्ट हो गए, मर गए, ठीक है असद साहब, चले चले सही, आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। आप मेहमानों का बेहद शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।